हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी के 12वें चैप्टर को, जिसका नाम है साउंड या ध्वनि। ध्वनि के बारे में जितने भी पॉइंट्स जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन सभी को 1 बाय 1 हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हमारे वीडियो की, जिसका नाम है ध्वनि या साउंड। ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि कैसे बनती है? तो ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है। जब कोई भी वस्तु जब वाइब्रेट करेगी तो उससे क्या उत्पन्न होगा? उसे ध्वनि उत्पन्न होगी। यानी कि कंपमान वस्तुएं क्या पैदा करती है? ध्वनि पैदा करती है। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए उसको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? उस ऊर्जा को बाह्य स्रोत के द्वारा उपलब्ध करवाना पड़ता है। बाह्य स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, जिनके द्वारा हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो है उसके ऊपर ध्वनि उत्पन्न करवाई जा सकती है। उदाहरण दे रखा है दोस्तों, देखो, तबला या ड्रम की तनित झिल्ली, जो तबला होता है इसके ऊपर जो झिल्ली होता है, इसके ऊपर हाथों से मारकर हम उसे ऊर्जा देते हैं, और हाथों से मारने में उसमें क्या होती है? कंपन पैदा होती है, और कंपन से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो किसी भी ध्वनि को बनाने के लिए दोस्तों हमें उस इंस्ट्रूमेंट को जो है ऊर्जा देनी पड़ती है, और ऊर्जा कहाँ से देनी पड़ती है? बाह्य स्रोत से देनी पड़ती है। ध्वनि उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से ध्वनि उत्पादन करने के तरीके जो है अलग अलग है। जैसे हम कंपन करने के लिए जो है तंतु से कंपन करवाते हैं सितार में, वायु से कंपन उत्पन्न करवाते हैं बांसुरी में, तनित झिल्ली के ऊपर मारते हैं तबले या ड्रम के ऊपर, प्लेटों से कंपन करवाते हैं साइकिल की घंटी में, घर्षण के द्वारा भी हम लोग जो है वो ध्वनि उत्पन्न करवाते हैं, किसी चीज़ को रगड़ कर या कुरुच कर भी जो है वो ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यानी ध्वनि उत्पन्न करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें कुछ ये लिखे हुए हैं। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? किस प्रकार से ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस प्रकार से प्रवाहित होती है? वह पदार्थ जिसमें ध्वनि संचरित होती है वो पदार्थ का माध्यम या ध्वनि का माध्यम कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ से जो ध्वनि संचरित होती है, ध्वनि ट्रांसमिशन होती है, तो उस पदार्थ को हम लोग ध्वनि का माध्यम कहेंगे। और माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। ध्वनि की तरंगें या ध्वनि के कण जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गति करते हैं। जब एक वस्तु जब कंपन करती है यानी कि वाइब्रेट करती है, तब इसके आसपास के वायु के कण बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं। यानी कि यहाँ से आप दोस्तों इमेज से समझने का प्रयास करें कि जब कोई भी वस्तु यहाँ पे जो है कंपन करेगी, तो इसके पास के कण जो है वायु के कण, वो भी उसी तरह कंपन करेंगे जिस प्रकार उस वस्तु कंपन कर रही है। फिर ये कंपमान वायु के कण क्या करते हैं? आसपास के वायु कणों पर बल लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई, तो इसके आसपास के जितने भी कण हैं वो सारों में जो है वो कंपन आ जाएगी। इनके पास जो कंपन से ऊर्जा मिली है, ये इनके आगे के कणों को ट्रांसफर करेंगे, ये आगे वाले कणों को ट्रांसफर करेंगे, ये इनके आगे वाले वायु के कणों को ट्रांसफर करेंगे। ये ऊर्जा तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक ये जो ध्वनि है हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। यानी कि कोई भी ध्वनि जो हमारे कानों तक कब पहुंचती है? तो पहले जिस भी इंस्ट्रूमेंट से जो हमारे कानों तक ध्वनि पहुंच रही है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की हमें ध्वनि सुनाई दे रही है, उसमें कंपन उत्पन्न होगा। जब उसमें कंपन उत्पन्न होगा तो वो कंपन जो है वो आसपास के वायु के कणों को भी कंपायमान कर देगा। जब उन वायु के कण जो है कंपन के उत्पन्न हो जाएगा उनके अंदर, तो वे अपना कंपन जो है अपने पास के वायु के कणों को देंगे, उनके पास के कणों को जो है वो दूसरे वायु के कण जो है उनको कंपन देंगे। इस प्रकार से वाइब्रेशन जो है आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है, और जब तक ट्रांसफर होती है जब तक हमारे कानों तक हवा नहीं पहुंच जाती। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। अगला हमारा है ध्वनि का तरंग कैसे बनती है, ध्वनि तरंग का बनना किस प्रकार संभव होता है। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दोस्तों, तरंगे दो प्रकार की होती है। एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, जिसको हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ रहे हैं। पहले ध्वनि के बारे में पढ़ लें। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। जब वस्तु तेजी से कंपन करती है तब हवा में संपीड़न और विलयन की एक श्रेणी बनाकर ध्वनि एक तरंग बनाती है। जब हवायु के कण जब कंपन करते हैं तो दो प्रकार की श्रेणियां बढ़ते हैं। एक संपीड़न बनता है, उसके बाद एक विलयन बनता है, उसके बाद एक संपीड़न और उसके बाद एक विलयन। संपीड़न और विलयन क्या होते हैं हम अगली स्लाइड में पढ़ रहे हैं, जस्ट आगे पढ़ रहे हैं। पहले मैं बता देता हूं कि ध्वनि जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ये जो है हमेशा किस एक संपीड़न और एक विलयन बनाकर संचरित होती है। ध्वनि तरंग का संचरण घनत्व पर निर्भर या घनत्व परिवर्तन का संचरण है। घनत्व का मतलब क्या हो गया?
यानी कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, हवा की कण ज़्यादा पास में होगा, वहाँ हवा का या वायु का जो है घनत्व ज़्यादा होगा, और जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर हम कहेंगे कि वायु का जो घनत्व है वो घनत्व कम है। तो ये एक प्रकार से घनत्व के परिवर्तन का ही संचरण है। किस प्रकार से हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। आप दो यहाँ से समझें। दो प्रकार की तरंगें बनाता हूँ। एक तरंग इधर चल रही है, दूसरी तरंग भी जो है ईस्ट की साइड चल रही है। इधर की डायरेक्शन ईस्ट होती है, तो हम लोग कह रहे हैं कि दो डायरेक्शन है दो वेव्स की, वो ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ जो डायरेक्शन की तरफ जो है दो तरंगें चल रही है। एक जो है आसपास के कण यानी कि माध्यम के कण, किसी भी माध्यम में जब तरंग चल रही है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत यानी कि ऊपर जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पर जो है जब कोई भी माध्यम के कण कंपन करते हैं तरंग के, यानी कि जिस डायरेक्शन में तरंग चल रही होती है इसके 90 डिग्री एंगल पर कण गति करते हैं पदार्थ के, तब हम ये कहते हैं कि वो जो तरंग है वो कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग में हम ये बात करते हैं कि जब माध्यम के कण गति करते हैं, जिस प्रकार से जैसे मान लो आप ये देख रहे हैं कि ईस्ट की तरफ जा रही है तरंग, तो तरंग ईस्ट की तरफ जा रही है, तो माध्यम के कण किस तरफ गति करेंगे कि माध्यम के कण जब एक बार ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट, यानी कि इसके समानांतर ही माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। यानी कि ईस्ट से वेस्ट, अगर डायरेक्शन में वेस्ट से ईस्ट तक कोई वेव जा रही है तो माध्यम के कण भी जो है वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है वो कंपन करेंगे, ऊपर नीचे कंपन नहीं करेंगे, ये समानांतर यानी कि पैरेलल कंपन करेंगे। तब हम ये कहेंगे कि जो वो तरंग है वो है अनुदैर्ध्य तरंग। तो आप समझे होंगे दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम के कण लंबवत गति करते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर माध्यम के कण समानांतर गति करते हैं या पैरेलल गति करते हैं। और जब ये पैरेलल गति करते हैं तो संपीड़न और विरलन बनाते हैं। तो संपीड़न और विरलन क्या होते हैं, जब कंपायमान वस्तु कंपन करती है तब माध्यम के कण पास पास आकर उच्च दाब बनाते हैं, हाई प्रेशर रीजन बनाते हैं, हाई प्रेशर रीजन, जिसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, संपीड़न कहते हैं। और विरलन क्या होता है, जब कंपायमान वस्तु कंपन करती है तब एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग विरलन कहते हैं। या जूम करके दोस्तों मैं इमेज बता रहा हूँ आप लोगों को। जब वायु के कण कंपन करते करते वायु के कण जब पास पास में आएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्रेशन या इसको हम लोग कहेंगे संपीड़न। जब वायु के कण दूर दूर जाएंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन, या इसको हम लोग कहेंगे विरलन। तो ये संपीड़न बनेगा, फिर विरलन बनेगा, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। इस प्रकार से जो है ध्वनि तरंग या फिर अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण होता है। तो हम लोग जब तरंग बनाते हैं तो हम किस प्रकार बनाते हैं, तो इस प्रकार से हम जब हाई प्रेशर का रीजन बनता है यानी कि जब संपीड़न बनता है तो संपीड़न को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। जब विरलन बनता है तब हम लोग नीचे से तरंग बनाते हैं, फिर वापस संपीड़न बनता है, फिर वापस विरलन बनता है, उसके बाद वापस संपीड़न, उसके बाद विरलन। और ये जो बीच की लाइन है इसको हम लोग जो बोलते हैं मध्य, यानी कि जो बीच की लाइन है ये क्या बोलती है, मध्यम लाइन बोली जाती है। ध्वनि संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, ये हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। पहले हम लोग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सपेरिमेंट को आपको बता देता हूँ। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यांत्रिक तरंगे जो होती है उनमें हमेशा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और अयांत्रिक तरंगों में कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में संचरित नहीं होती। निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता, क्योंकि ठोस द्रव गैस नहीं होगा जब तक, तब तक ध्वनिकी के तरंग जो है संचरण नहीं करेगी या फिर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। यानी कि ध्वनि तरंग का जो है निर्वात में संचरण बिल्कुल भी नहीं होता। चंद्रमा या बाह्य अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देती क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा या बाह्य अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, अतः निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होती। ध्वनि संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है। चंद्रमा के ऊपर किसी भी प्रकार का वायुमंडल मौजूद नहीं है,
तो किसी भी प्रकार के वायुमंडल की उपस्थिति न होने के कारण हमें जो है चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति की ध्वनि नहीं सुनाई देगी। यहाँ पे दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल बेल रखी है और यहाँ पे एक जार बना रखा है और एक नीचे जो है एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। जब हम इस बेल को बजाएंगे हमें बेल तब तक सुनाई देगी जब तक इसके अंदर हवा है, क्योंकि हवा एक प्रकार का माध्यम है और माध्यम प्रदान करती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमें जो है ध्वनि की तरंग जो है वो संचरित होती है। लेकिन ये जो वैक्यूम पंप की मदद से हम लोग सारी की सारी जो हवा है, वायु है, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तभी जब बेल बजेगी तो हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्रकार से निर्वात क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वैक्यूम के अंदर ध्वनि की तरंग संचरित नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और अगर माध्यमों की आवश्यकता होती है तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे ध्वनि की चाल जो है वो गैसों में सबसे कम होती है, द्रव में सबसे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन द्रव में ज़्यादा होती है, लेकिन ठोसों में जो वो सबसे तेज होती है। ये ध्यान रखें कि सबसे कम गैसों में होती है, गैसों से ज़्यादा जो है वो द्रव में होती है, और सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है, और जीरो किस में होती है, निर्वात में होती है। यानी निर्वात के अंदर बिल्कुल भी ध्वनि का संचरण नहीं होता, बाकी उससे ज़्यादा गैस में, गैस से ज़्यादा द्रव में, और सबसे ज़्यादा ध्वनि की स्पीड किस में होती है, गैस में होती है, ठोस में होती है, सॉरी दोस्तों। ध्वनि की चाल जो है तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ये 2 पॉइंट दोस्तों आप लोगों को थोड़े थोड़े याद रखने हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब ध्वनि की स्पीड जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब हवा के अंदर आर्द्रता बढ़ेगी, जब बारिश का मौसम होगा, तब भी ध्वनि जो है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो ये लोग आप ध्यान रखें, तो तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है, और तापमान में आर्द्रता में जो नमी बढ़ेगी, तो नमी के बढ़ने के साथ ध्वनि की जो चाल है वो भी बढ़ेगी। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तेज है, इसलिए आकाश में बिजली की चमक गर्जन से पहले दिखाई देती है। प्रकाश को लाइट की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, और लाइट की स्पीड ज़्यादा तेज होने के कारण ध्वनि जो है, जब कभी बिजली गिरती है, जब बिजली देखते हैं हम लोग, लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग में जो है हमें जो लाइट पहले दिखाई देती है, और उसकी साउंड जो है हमें बाद में सुनाई देती है, क्योंकि साउंड की स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू द लाइट की स्पीड, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और साउंड की स्पीड होती है लगभग 340 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत ही कम होती है दोस्तों, 340 किलोमीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों। ध्वनि तरंग के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो ध्वनि तरंग के अंदर तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, ध्वनि तरंग का आयाम होता है, आवर्तकाल होता है, और तरंग का वेग होता है। यानी कि तरंग दैर्ध्य को हम लोग इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आयाम को जो है हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहते हैं, और तरंग वेग को जो हम लोग वेव स्पीड कहते हैं। इन सभी के बारे में, पांचों के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है। लेंथ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक प्रकार की दूरी होती है, वेवलेंथ यानी कि एक प्रकार की तरंग की दूरी। और कितनी दूरी, एक संपीड़न तथा एक विरलन की कुल लंबाई को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये एक संपीड़न है और ये एक विरलन है, इसकी पूरी दूरी जो है ये कितनी है, वो एक तरंग दैर्ध्य। इसको हम लोग किस में मापेंगे, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ में मापेंगे। 2 क्रमागत संपीड़नों और 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो 2 क्रमागत संपीड़नों और विरलनों से क्या, तो ये संपीड़न है और ये संपीड़न है, इन 2 संपीड़नों के बीच की दूरी क्या होती है, ये भी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होती है। तो 2 क्रमागत संपीड़नों और विरलनों के बीच के मध्य बिंदुओं के ध्यान रखें दोस्तों, इन दोनों के मध्य बिंदुओं के बीच की जो जितनी दूरी होती है इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या एक संपीड़न और एक विरलन की कुल लंबाई को भी हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को किससे मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से मापते हैं। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, ये साइन जो है लैम्डा का होता है, और इसका यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, तो तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है, और लैम्डा को इस प्रकार से लिखते हैं। तरंग दैर्ध्य जो है एक प्रकार की लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई को जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो तरंग दैर्ध्य का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या
या 1 सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड के अंदर कितने कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, कितने तरंग उत्पन्न हो रहे हैं या कितने दोलन उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है और आवृत्ति को जो है वो न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। न्यू को जो है दोस्तों ये वी लिखा हुआ, इसको आप इस प्रकार से लिखें, इसको न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और किसी तरंग की आवृत्ति कितनी हो सकती है कि किसी तरंग की आवृत्ति उतनी हो सकती है जितनी उसकी कंपित वस्तु की आवृत्ति होती है। यानी कि किसी वस्तु की जो मान लो ये स्पीकर है, ये कंपन कर रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसकी जितनी आवृत्ति है, इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है, ये माध्यम के कणों की या तरंग की फ्रीक्वेंसी भी उतनी होगी जितनी उसके उस वस्तु की है जिस वस्तु से कंपन उत्पन्न होता है। तो किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, इसको न्यू से प्रदर्शित किया जाता है और बड़ा मात्रक इसका किलो हर्ट्ज होता है, जिसके 1 किलो हर्ट्ज के अंदर 1000 हर्ट्ज होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस इमेज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि इसके देखो ये पूरा एक दोलन है। इस एक दोलन, जब तक ये एक दोलन हो रहा है नीचे वाले में, ऊपर वाले में कितने दोलन हो रहे हैं, 1 2 3 4 दोलन हो रहे हैं। यानी कि ये 1 सेकंड में ज़्यादा बार तरंग उत्पन्न हो रही है। तो ये इसकी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है क्योंकि ये ज़्यादा बन रही है और ये 1 सेकंड के अंदर कम बन रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो ज़्यादा बार रिपीट होगी, ज़्यादा बार कंपन करेगी, तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा है, और जो ज़्यादा कम बार रिपीट होगी उसको क्या कहेंगे, उसकी आवृत्ति कम है। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों आवर्तकाल। एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल, काल का मतलब होता है दोस्तों समय। तो एक दोलन को पूरा करने में, यानी कि एक संपीड़न और एक विरलन को पूरा करने में जितना समय लिया जाता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में जो जितना समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल, काल यानी कि समय होता है, तो समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, और इसको टी से निरूपित किया जाता है। एक आप दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। मैं आपको 10 तरंगे बोलता हूँ कि ये 10 तरंगे, एक तरंग जो है वो 10 सेकंड के अंदर ये 10 तरंगे पूरी हो रही है, यानी कि एक तरंग 1 सेकंड का समय ले रही है। दूसरी बार क्या हो रहा है दोस्तों, एक तरंग 2 सेकंड का समय ले रही है, यानी कि 10 सेकंड के अंदर सिर्फ 5 ही तरंगें आ रही है। यानी कि इसकी एक तरंग में ज़्यादा समय लग रहा है। तो समय अगर इसका ज़्यादा लग रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल 10 सेकंड के अंदर 5 ही आ पाई है, और ये 10 सेकंड के अंदर 10 तरंगें आ गई है। आप समझ रहे होंगे कि जो ज़्यादा समय लेगा उसकी संख्या कम हो जाएगी। संख्या कम हो जाएगी इसका मतलब उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। यानी कि किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो ज़्यादा समय लेगा उसकी संख्या कम होगी। तो आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/T के। तो आवर्तकाल के व्युत क्रमानुपाती होती है आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति ज़्यादा होगी तो आवर्तकाल कम होगा, और आवर्तकाल ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कम हो जाएगी। यानी कि जिसको समय ज़्यादा लगेगा उसकी संख्या कम हो जाएगी, और तरंगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अगला हमारा है दोस्तों आयाम, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। माध्यम के कणों की स्थिति, किसी माध्यम के कणों की उनकी मूल स्थिति से दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मूल स्थिति दोस्तों इस बीच वाली स्थिति को कहते हैं। ये कितना ऊपर तक जा रहा है, कितना नीचे तक जा रहा है, वापस कितना ऊपर तक जा रहा है, वापस कितना नीचे तक जा रहा है। यानी कि मध्यम यानी कि मूल स्थिति से अधिकतम विस्थापन ऊपर और नीचे की साइड, इसी को हम लोग आयाम कहते हैं। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसलिए इसको ए से निरूपित करते हैं। और अधिकतम विस्थापन की बात कर रहे हैं तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो दोस्तों माध्यम की स्थिति या मध्यम स्थिति, जिस मध्यम स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन है ऊपर और नीचे की तरफ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। यहाँ जो है ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, ज़्यादा नीचे तक जा रही है, ज़्यादा ऊपर तक, लेकिन इस तरंग में देखोगे तो आप बहुत कम ऊपर तक जा रही है, वापस नीचे ऊपर नीचे। यानी कि इसमें जो है आयाम क्या है, कम है। तो लो एम्पलीट्यूड वाली तरंग है, और ये क्या है, हाई एम्पलीट्यूड वाली तरंग है। और अगला हमारा है तरंग वेग, या फिर इसको बोलते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है,
एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वेव तरंग या तरंग का वेग कहते हैं। तो वेग क्या होता है? तो दूरी बटे समय होता है दोस्तों। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तरंग का वेग कहेंगे। दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका दोस्तों मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और आप लोगों को पता है कि हम तरंग की दूरी के लिए जो है वो लैम्डा लेते हैं, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य, और समय के लिए हम लोग सेकंड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी क्या आएगी? स्पीड आएगी। और सेकंड की जगह या फिर हम इसकी जगह दोस्तों लैम्डा, और समय के लिए हम कौन सा समय लेते हैं? आवर्तकाल लेते हैं, तो आवर्तकाल लिख दिया। और 1 बटे आवर्तकाल, यानी कि आप इसको ऐसे समझो, चाल बराबर होता है लैम्डा बटे आवर्तकाल, यानी कि दूरी बटे समय। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा गुणा 1 बटे टी, यानी कि दूरी बटे समय को जो है लैम्डा को अलग कर दिया तो 1 बटे टी, और 1/t का मतलब क्या होता है? 1/t का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेग का, ये होता है लैम्डा न्यू। न्यू जो है वो आवृत्ति का मात्रक होता है, क्योंकि 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते हैं। तो वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति। अगला है दोस्तों हमारे एक ध्वनि का महत्वपूर्ण गुण है, जिसको हम लोग कहते हैं तारत्व, या फिर हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको पिच कहते हैं। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगर ध्वनि की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो जो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। औरतों की आवाज़ तीक्ष्ण होती है और उसका तारत्व ज़्यादा होता है, जबकि पुरुषों की आवाज़ तारत्व कम होने की वजह से उनकी आवाज़ कैसी होती है? सपाट होती है। औरतों की वोकल कॉर्ड आवृत्ति जो है वो अधिक होती है, अर्थात तारत्व ज़्यादा होगा, जिससे आवाज़ को है क्या होती है? ज़्यादा पतली होती है। तारत्व का मतलब होता है दोस्तों तीक्ष्णता। तीक्ष्णता यानी कि आवाज़ कितनी पतली है। महिलाओं के वोकल कॉर्ड की आवृत्ति जो है वो ज़्यादा होती है, और जो तारत्व या पिच है वो आवृत्ति के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतना ही ज़्यादा तारत्व। तो महिलाओं का आवाज़ का जो तारत्व है वो पुरुषों की आवाज़ से ज़्यादा होता है। एक और उदाहरण आपने देखा होगा दोस्तों मच्छरों का। मच्छरों की आवाज़ का जो है वो तारत्व बहुत ज़्यादा होता है, और तारत्व ज़्यादा होने से वो जो है हमें क्या होता है? हमारे कानों के अंदर इरिटेशन पैदा करते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, इसको हायर पिच कहते हैं, सॉरी लोअर पिच वाली साउंड है ये हायर पिच वाली, क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर मान लो ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के अंदर कितने विरलन बने? 2 संपीड़न बने, 2 विरलन बने। लेकिन इसके 1 सेकंड के अंदर एक ही संपीड़न बना और एक ही विरलन बना। यानी इसकी 1 हर्ट्ज आवृत्ति मान लो, इसकी 2 हर्ट्ज आवृत्ति मान लो, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसकी तारत्व भी ज़्यादा हो जाएगा। अगला है हमारा प्रबलता या लाउडनेस किसको कहते हैं? ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। प्रति सेकंड आवाज़ जो हमारे कानों के अंदर पहुंच रही है उसी को हम लोग जो है प्रबलता कहते हैं। और प्रबलता का ऐसा ही मात्रक या फिर प्रबलता को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापा जाता है। और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्क्वायर से, यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ आप सुन सकते हो, देखो ये सॉफ्ट साउंड है क्योंकि इसका आयाम जो है वो कम है, और इस ध्वनि का आयाम, यानी आयाम क्या होता है दोस्तों? ये दो मध्यम स्थिति है, मध्यम स्थिति से ऊपर और नीचे की तरफ का अधिकतम विस्थापन। तो ये ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे? लाउड साउंड है। और ये कैसी है? सॉफ्ट साउंड है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन सब एक ही है। परावर्तन का मतलब है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन। जब कोई ध्वनि की तरंग 2 माध्यमों की सीमा की पृष्ठ पर पहुंचती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सीमा की पृष्ठ पर पहुंचती है, तो उसका कुछ भाग माध्यम में वापस आ जाता है, इसे ध्वनि का परावर्तन को, कुछ जो है भाग वापस उसी माध्यम में आ जाता है, उसे हम लोग कहेंगे ध्वनि का परावर्तन। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फोटो है, तो ये फोटो ध्वनि की तरंग जो है जाके टकराएगी और वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से ध्वनि इस दीवार से टकराई और इस दीवार से जो है वापस आ जाएगी। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम और ध्वनि के परावर्तन के नियम दोनों सेम है, और इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के समान होते हैं। यानी कि जो ये जिस कोण पे आपतित हो रही ध्वनि की कण और जिस कोण पे परावर्तित हो रही है, दोनों ही समान होंगे। यानी कि
अगर 30 डिग्री पर ध्वनि की तरंग आपतित होती है तो परावर्तन भी 30 डिग्री पर ही होगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही तल पर होंगे, ये एक ही सरफेस है। देखो तो आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, अभिलंब यानी कि जो बीच का अभिलंब है 90 डिग्री का, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तीनों ही जो है एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल पर होंगे। तो ये ध्वनि के परावर्तन के नियम है। और पहला हमने देख लिया, परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। अब परावर्तन के बहुत से उपयोग है जिनको हम लोगों को देखना जरूरी है। पहला हम लोग दोस्तों थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं इसलिए, ताकि हमारा जो है वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी सेव हो। मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई, इन सभी ये सब जो है ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करते हैं। इनको इस प्रकार बनाया जाता है कि ध्वनि की सभी दिशाओं में फैले बिना एक ही दिशा में भेजा जाए। सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग ध्वनि की तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की तरफ भेजता है। आपने माइक वगैरह देखे होंगे, स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर, हॉर्न वगैरह देखे होंगे, इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि जब ध्वनि में कंपन होता है तो ध्वनि इधर उधर फैले नहीं, ध्वनि सीधी चले, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी, यानी कि बार बार परावर्तित होगे। ध्वनि का जो एम्पलीट्यूड होगा, आयाम बहुत बढ़ जाएगा और ध्वनि ज़्यादा दूरी तक सुनाई देगी, ज़्यादा लाउडनेस के साथ सुनाई देगी, यानी कि प्रबलता बढ़ जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों, नीचे वाला पॉइंट देखें आप, ध्वनि की तरंगों का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है और इसको सुनना भी ज़्यादा सही होता है। अगला है दोस्तों स्टेथोस्कोप। ये भी परावर्तन के नियम के ऊपर काम करता है। किस प्रकार से? एक चिकित्सा यंत्र है स्टेथोस्कोप, जो शरीर के अंदर की मुख्यतः हृदय और फेफड़ों की उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी हृदय की धड़कन और ध्वनि को बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है। यानी कि स्टेथोस्कोप में ये पार्ट जो है हमारे हृदय को लगाता है डॉक्टर, और ये जो नली है ये साउंड को बार बार परावर्तित करके डॉक्टर के कानों तक पहुंचा देती है। तो ये भी जो है किस प्रकार से ध्वनि के परावर्तन का ही उपयोग है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रतिध्वनि या एको क्या होता है। एको का मतलब क्या होता है? गूंज या फिर जो ध्वनि हमने जो बोला है वही शब्द हमें वापस सुनाई देता है किसी भी सरफेस से टकरा के, उसी को हम लोग एको या प्रतिध्वनि कहेंगे। यानी कि जब ये ताली बजा रहा है या फिर कोई भी ये व्यक्ति बोल रहा है और ये दीवार से टकरा के वापस इसी को वापस वही ध्वनि सुनाई दे रही है और एकदम क्लियर सुनाई दे रही है, तब हम कहेंगे उस ध्वनि का क्या हो रहा है? एको हो रहा है। तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि का दोहराव यानी कि पुनः सुनाई देती है, इसे हम लोग प्रतिध्वनि या एको कहते हैं। हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच में 0.1 सेकेंड से अधिक समय का अंतराल हो। यानी कि अगर ध्वनि हमने बोला और वो तुरंत हमारे कान में वापस सुनाई दे दिया तो हमें वो अच्छे से सुनाई नहीं देगा। अच्छे से एको कब होगा, अच्छे से हमें कब सुनाई देगा? जब हमने जो शब्द बोला और जब हम आपको वापस सुनाई दे रहा है तो उसमें कम से कम 0.1 सेकेंड के समय से ज़्यादा समय लगना चाहिए, तब हमें वो जो शब्द हमने बोला है वो वापस हमें पुनः एको के रूप में एकदम क्लियर सुनाई देगा। तो ये दोस्तों हम लोग कभी कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे हम ज़ोर से हमारा नाम बोलते हैं तो नाम जो है हमें बार बार सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि हमने जो ध्वनि बोली है वो पहाड़ जो है काफ़ी दूर होते हैं, तो वापस पहाड़ों से टकरा कर ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचने में समय लगाती है। और हमारे आसपास कई पहाड़ होते हैं तो हमें ध्वनि बार बार सुनाई देती है, क्योंकि हर पहाड़ जो है अलग अलग दूरी पर होता है, तो अलग अलग समय पे सुनाई देते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जनरली पहाड़ों के ऊपर जो हम क्या सुनते हैं? एको सुनते हैं। प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह से परावर्तित होती है और मुलायम सतह ध्वनि को अवशोषित करती है। तो जब प्रतिध्वनि कब पैदा होगी? जब ध्वनि किसी कठोर सतह से परावर्तित होती है और मुलायम सतह ध्वनि को अवशोषित करती है। यानी कि मुलायम सतह से जो है ध्वनि कभी भी एको उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वो सतह जो है वो ध्वनि को अवशोषित कर लेगी, यानी कि वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और कठोर सतह जो है वो ध्वनि को पुनः रिफ्लेक्ट करती है, तो कठोर सतह से हमेशा एको सुनाई देता है। अगला है हमारा अनुरणन, या इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। अनुरणन या रिवर्बरेशन क्या होता है? तो किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत या फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व बने रहता है, इसको हम लोग कहते हैं अनुरणन। अनुरणन यानी कि आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों शॉर्ट भाषा में गूंज। जब हमें एकदम शब्द हमने जो बोला उसको हम लोग एक बार पुनः अच्छे से सुन सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एको। लेकिन हमने कोई शब्द बोला, कोई भी शब्द हमने बोला और वो शब्द हमने सुन लिया सीधा डायरेक्ट, जैसे ये बोल रहा है और इसको डायरेक्ट सुनाई दे रहा है,
लेकिन फिर यही शब्द जो है वापस यहाँ से परावर्तित होकर इसको सुनाई दे रहा है, यहाँ से परावर्तित होकर सुनाई दे रहा है, यहाँ से मतलब बहुत सी सतहों से परावर्तित होकर कानों में पड़ रहा है अलग अलग टाइम पे, तो हमें वो शब्द जो है गूंजता हुआ सुनाई देता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। इसी गूंज को कुछ कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। सभा भवन की छत या दीवारों पर संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगाया जाता है, यानी कि इस प्रकार से बोर्ड लगाया जाता है जो साउंड को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसे जो है पैनल लगाए जाते हैं। खिड़की दरवाजों के ऊपर भारी पर्दे लगाए जाते हैं ताकि खिड़की दरवाजे जो है ठोस सतह होते हैं, इनसे टकराकर ध्वनि वापस आ जाती है। तो यहाँ पर बड़े पर्दे इसलिए लगाए जाते हैं कि पर्दे जो है वो ध्वनि को एब्जॉर्व कर लेते हैं। फर्श पर जो है कालीन बिछाए जाते हैं, कालीन भी इसलिए बिछाए जाते हैं कि कालीन भी ध्वनि को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सीट ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले पदार्थों की बनाई जाती है। सीटें जो है नॉर्मल लकड़ी वगैरह की नहीं होती, इस प्रकार सोफे वगैरह लगाए जाते हैं ताकि जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो ध्वनि जो है उनसे ऑब्जर्व हो जाए, बार बार परावर्तित ना हो और हमारे कानों तक कोई भी गूंज ना पहुंचे। तो ये होता है दोस्तों अनुरणन। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों श्रव्यता का परिसर, यानी कि ध्वनि की ये आवृत्ति के अनुसार ध्वनि 3 प्रकार की होती है। किस ध्वनि की कितनी आवृत्ति है उसके आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। एक अश्रव्य ध्वनि होती है, एक श्रव्य होती है, एक दोस्तों पराश्रव्य होती है। तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं दोस्तों। श्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं, तो इस ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो, उसको हम लोग कहेंगे श्रव्य ध्वनि है। तो 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको हम लोग अश्रव्य में काउंट करेंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि को काउंट करेंगे। तो मनुष्य किस ध्वनि को सुन सकता है, मनुष्य श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो। यानी कि कोई भी वस्तु जब कंपन करेगी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कम से कम वो 20 से कंपन से ज़्यादा करे, और मैक्सिमम कितने करे, 20,000 हर्ट्ज तक जो है कंपन करे। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर कंपन करेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा, और 20 हर्ट्ज से हमें कम कंपन करेगा तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। अश्रव्य ध्वनि क्या होती है, जिसकी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है। उदाहरण दिखा हुआ है दोस्तों, कंपन करता हुआ जो सरल लोलक होता है, सिंपल पेंडुलम, वो अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। गैंडे 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है सुन सकते हैं और उत्पन्न करते हैं। हाथी तथा वेल अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हाथी और वेल जैसे भी प्राणी भी जो है वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भूकंप की प्राघाती तरंगों से पहले, यानी कि जो घातक तरंगे हैं उनसे पहले अश्रव्य तरंगें पैदा होती है, जिन्हें कुछ जंतु सुनकर परेशान हो जाते हैं। जब कभी भूकंप आता है तो कुछ जंगल के जानवरों को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि जब भूकंप की प्रघाती तरंगे आती है, जिसको हम लोग पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे पढ़ते हैं, जिनको हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कभी, तो उन तरंगों के आने से पहले वहाँ पे जो है अश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, और अश्रव्य तरंगे कुछ जंतु जानवर सुन लेते हैं और वो बेचैन हो जाते हैं कि भाई अब भूकंप आने वाला है। प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती है, तो ऐसी ध्वनि जिसकी 20 किलोहर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति हो, उनको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहेंगे। कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे, ये सभी जो है प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। और प्राश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग यानी कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राश्रव्य ध्वनि जो है उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंग है, और पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन करती है। यानी कि अगर आप कोई प्राश्रव्य ध्वनि चल रही है और बीच में आपने एक दीवार खड़ी कर दी, तो प्राश्रव्य ध्वनि जो है इस दीवार को पार करके अपने अपने रास्ते को छोड़ेगी नहीं, अपने रास्ते पर चलती रहेगी। और इसका बहुत जगह उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ, तो बड़े भवनों, पुलों यानी कि ब्रिज में, मशीनों और धात्विक ब्लॉकों के अवरोधों का पता लगाना। यानी कि कोई बड़ा सा ब्रिज बन रहा है और ब्रिज का आपको पता लगाना कि ब्रिज मजबूत है कि नहीं है, कोई बीच में गैप तो नहीं रह गया, तो उसको चेक करने के लिए इस प्रकार की पराश्रव्य ध्वनि छोड़ी जाती है। और पराश्रव्य ध्वनि अगर पार हो जाती है तब हमें लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं कहीं अगर कहीं बीच में एयर रह जाती है और वहाँ से पराश्रव्य ध्वनि टकरा कर वापस आ जाती है, तब उसके अंदर हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो है वो ब्लॉक जो है वो खोखला है और ये जो है नुकसान कर सकता है। समुद्रों की गहराई पता करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। कीमती कपड़ों, वायुयान, गाड़ियों के इंजन और घड़ी के पुर्जों को साफ करने में भी जो है वो पराश्रव्य ध्वनि या पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग
किया जाता है। पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासाउंड्स का उपयोग किया जाता है। अब ये दो प्रमुख उपकरण हैं जो दोस्तों हमें जो है याद रखने हैं, जो अल्ट्रासाउंड के या फिर पराश्रव्य तरंगों के आधार पर काम करते हैं। पहला है इकोकार्डियोग्राफी। इन तरंगों का उपयोग हृदय की गतिविधियों को दिखाने तथा इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। तो कार्डियो का मतलब होता है हृदय के, कार्डियो का जो भी टर्मिनोलॉजी होती है वो हृदय के लिए यूज होती है। तो इकोकार्डियोग्राफी यानी कि हृदय की गतिविधियों का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी आपने देखा होगा, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर कोई डिफेक्शन है यानी कि कोई भी शरीर अंदर से कोई डिफेक्ट है तो उसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। या फिर आपने देखा होगा जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो गर्भ के अंदर जो शिशु होता है उस शिशु की हेल्थ देखने के लिए इवन उसका जो लिंग भी चेक किया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। तो अल्ट्रासोनोग्राफी वह तकनीक जो शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब पराध्वनि तरंगों की मदद से बना सकती है, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। और एक और उपयोग है पराध्वनि यानी पराश्रव्य तरंगों का कि गुर्दे की पथरी के छोटे छोटे बारीक कणों में तोड़ दिया जाता है। जो हमारी किडनी स्टोन होती है, किडनी के अंदर जो पथरी होती है, इस पथरी को इन तरंगों की मदद से तोड़ देते हैं और जब ये तोड़ देते हैं तो ये बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, यानी कि पथरी को आराम से बाहर बिना ऑपरेशन के बाहर निकाला जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों सोनार के बारे में। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है? एक प्रकार का उपकरण होता है जो जहाज़ों के ऊपर लगाया जाता है। सोनार एक युक्ति होती है जो पानी के नीचे पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और सोनार किस प्रकार काम करता है? तो सोनार में एक प्रेषित्र होता है और एक संसूचक होता है, यानी कि एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। प्रेषित्र ध्वनि तरंगें प्रेषित करता है, यानी कि ट्रांसमीटर ध्वनि तरंगों को भेजता है और रिसीवर इन ध्वनि तरंगों को लेता है। यानी कि ये तरंगें पानी में चलती है और समुद्र के तल में पिंडों से टकराकर वापस रिसीवर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। पराध्वनि तरंगों द्वारा जहाज समुद्र के तल तक जाने तथा वापस जहाज तक आने के लिए समय को नाप लेती है, यानी कि किस समय तक समुद्र के तल को जो है टच करके आई और वापस कब पहुंची, इसके समय को माप लेती है। और इस समय को माप कर जो है वो पता लगाती है कि समुद्र के नीचे कोई भी वस्तु तो नहीं है, कोई पहाड़ या कोई खजाना या कोई नज़दीक दूसरी जहाज पनडुब्बी वगैरह नहीं है। इन सभी का पता लगाया जाता है सोनार के द्वारा। और सबसे दोस्तों अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग मानव कर्ण की संरचना। अपने कान जो है किस प्रकार कार्य करते हैं जब कोई साउंड हमारे कानों में पड़ती है। तो कान संवेदी अंग की सहायता से हम किसी ध्वनि को सुन सकते हैं। मानव कर्ण जो है, मानव का जो कान है वो 3 श्रेणियों से बनता है: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। यानी कि बाहर का कान, बीच का कान और अंदर का कान। बाहरी कर्ण क्या करता है? बाहरी कान का जो अपना सबसे बाहर का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण पल्लव। ये आसपास की ध्वनि को एकत्रित करता है और एकत्रित ध्वनि को स्वर्ण नलिका से आंतरिक कर्ण तक या मध्य कर्ण तक भेज देता है। तो ये स्वर्ण नलिका इसको बोलते हैं। तो यहाँ से ध्वनि इकट्ठी होगी, एक मिनट, यहाँ से ध्वनि इकट्ठी होगी और ये स्वर्ण नलिका से जो अंदर चली जाएगी। और स्वर्ण नलिका के अंदर एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं, जिसको कर्णपटा या फिर ड्रम भी बोलते हैं, एयर ड्रम भी बोलते हैं हम लोग। तो कर्णपटा या कर्णपटा झिल्ली कहते हैं, जो इसको क्या बोलते हैं? पतली एक झिल्ली होती है। ये तीनों पार्ट किसके होते हैं? बाह्य कर्ण के पार्ट होते हैं। उसके बाद जो है बाह्य कर्ण से ध्वनि जो है मध्य कर्ण के अंदर जाती है। मध्य कर्ण के अंदर 3 हड्डियां होती है: मुग्धरक, निहाई और वलयक। तो 3 हड्डियां होती है कान के अंदर। आप कान के अंदर 6 हड्डियां होती है, 3 राइट ईयर के अंदर, 3 जो है लेफ्ट ईयर के अंदर। तो कौन कौन सी होती है? मुग्धरक, निहाई और वलयक। अगर आपको हिंदी में याद नहीं रहते, इनको इंग्लिश में याद रख सकते हैं: मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। आपको पता है कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये हड्डियां जो है कंपनों को बढ़ा देती है, यानी कि जो ध्वनि लो क्वालिटी की होती है उसको हम लोग इनकी कंपनों को बढ़ाकर अच्छे से सुनने लायक बना देती है। यह बाह्य कर्ण से मिलने वाली ध्वनि संकेतों को जो है अंतःकरण को भेज देती है। यानी कि पहले बाह्य कर्ण से जो ध्वनि आएगी उसके बाद ये जो है स्वर्ण नलिका के द्वारा कर्णपटा से होकर मध्य कर्ण तक आएगी। मध्य कर्ण के अंदर 3 हड्डियां होती है: मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये तरंगों की कंपनों को बढ़ा देती है और अंतःकरण को भेज देती है। और अंतःकरण या आंतरिक कर्ण क्या करता है? ये एक मुड़ी हुई नलिका कर्णावर्त होती है। ये मुड़ी हुई नलिका आपको दिख रही है कर्णावर्त, जिसको कोक्लिया बोलते हैं, जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। तो आंतरिक कर्ण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कोक्लिया,
जिसको कर्णावृत्त बोलते हैं, इसका काम होता है कि जो ध्वनि तरंग आई है इस ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदल दें। क्योंकि ध्वनि तरंग का अंडरस्टैंडिंग माइंड के पास नहीं होती, दिमाग के पास, तो वो जो है विद्युत संकेतों को समझता है। तो ये ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलने का काम कौन करता है? कर्णावृत्त, या इसको हम लोग कोक्लिया बोलते हैं। और इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है और मस्तिष्क इस ध्वनि की अच्छे से क्या करता है? व्याख्या करता है। अब एक और दोस्तों छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि बूम। साउंड बूम क्या होता है? जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती है और इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों में एक बहुत तेज प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। आपने कभी दोस्तों, जब कभी आप किसी एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक रहे हैं तो एयरफोर्स स्टेशन से जब भी कोई फाइटर जेट टेक ऑफ करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड उत्पन्न करता है, क्योंकि जो उसकी स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। और जब किसी साउंड उत्पन्न करने वाले स्रोत की स्पीड साउंड से ज़्यादा होगी तो वो बहुत ही प्रबल तरंगें उत्पन्न करेगा और इन्हीं को हम लोग कहते हैं ध्वनि बूम। और ये इतनी प्रबल होती हैं कि खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि ये भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। उदाहरण दे रखा है दोस्तों, गोलियां, जेट वायुयान आदि पराध्वनिक चाल से चलते हैं। अब दोस्तों कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं। टोन क्या होती है? एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। यानी कि टोन क्या होती है? जब ध्वनि की आवृत्ति एक ही है, बार बार आवृत्ति चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे टोन। स्वर किसको कहेंगे? अनेक ध्वनियों के मिश्रण को हम लोग स्वर कहते हैं। शोर और संगीत में क्या फ़र्क होता है? तो 80 डेसिबल से ज़्यादा प्रबलता की ध्वनि शोर कहलाती है। ऐसी ध्वनि जो 80 डेसिबल से ज़्यादा उसकी प्रबलता है, लाउडनेस ज़्यादा है, तो उसको हम लोग शोर कहेंगे। और शोर कर्णप्रिय नहीं होते, यानी कि कान को भाते नहीं है या कर्ण के लिए सही नहीं होते। और संगीत क्या होते हैं? संगीत सुनने में सुखद होते हैं और इसकी गुणवत्ता भी क्या होती है? अच्छी होती है। यहाँ पर दोस्तों हमारे साउंड चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और मैं आशा करूँगा कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने थोड़ा जल्दी पढ़ने का प्रयास किया है क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे और आपका पूरा चैप्टर है उसका पूरा रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।